अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी की ये दिलचस्प और बेहतरीन पेशकश प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ। रोशनी टीवी का मकसद हर घर में तालीम हो और हर एक अच्छी अच्छी बातें जाने, और जो भी हमारे शहर के मारूफ़ हस्ती हैं वो हमारे स्टूडियो में आते हैं, अपने कीमती मशवरों से नवाजते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में निज़ामाबाद शहर की बहुत मारूफ़ हस्ती डॉक्टर उस्मान मुबारक साहब, जो शेख सर के नाम से जाने जाते हैं, मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और अपने कीमती वक्त हमको दिए हैं, इसके लिए मैं ऐसी कोई बात नहीं है। तालीम बोले तो राउंड द क्लॉक 24/7 रहता है मेरा प्रोग्राम। जी सर। तो आप जैसा बोले हैं मैंने हाँ भर दी और इस तरह से आपको टाइम दे दिया हूँ। नाज़रीन, हम आज सर से तालीम की अहमियत जानेंगे और जानेंगे कि तालीम हमारे लिए किस हद तक ज़रूरी है। सर, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि तालीम की क्या अहमियत है, तालीम हमारे लिए एक इंसानियत के लिए कितनी ज़रूरी है। तालीम कभी फॉर्मल स्कूल में जाकर भी होती है, तालीम स्कूल में नहीं जाती हुई भी होती है। तालीम का सही माने में मतलब होता है अनजान चीज़ से वाकिफ़ होना। जी बिल्कुल। कोई चीज़ ना मालूम हो, किसी ज़रिए, किसी बुक के ज़रिए, किसी शख्स के ज़रिए, किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए उस चीज़ को मालूम करना, इसी को अपन तालीम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। मगर आजकल तालीम का जो नज़रिया है वो फॉर्मल तालीम, स्कूल कॉलेजों में जाकर जो तालीम होती है, मदरसों में जाकर जो तालीम होती है, उससे उसका मतलब लिया जाता है। तो आज उसी तालीम के बारे में कुछ अपने समाज के लिए जो ज़रूरी बातें हैं आपसे साथ करने में बहुत ही खुशी होंगी। और तालीम के बारे में अगर अहमियत की बात आप पूछ रहे हैं, अहमियत इंटरनेशनली पूरे मतलब ह्यूमन मैनकाइंड को किस तरह से है, इसके लिए मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। अरिस्टोटल जो तारीख में अपना मुकाम रखते हैं, उनके लफ्ज़ों में द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। माने तालीम हासिल करना थोड़ा सा मतलब वो हिसाब से डिफ़िकल्ट काम है, थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होती है, मगर वो दिन ज़रूर आता है जब उस तकलीफ़ के सही माने में कुछ न कुछ फल, कुछ न कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव फ़ायदे के लिए मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए तालीम नाजायज़ न माना जाए। तालीम पे जो भी वक्त लगाया जाता है, खर्चा किया जाता है, जो भी किया जाता है, वो एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट मानकर चलना चाहिए। उसका एक कोई ख़ास वक्त नहीं है कि कब काम आएगी, ये कभी भी राउंड द क्लॉक कभी भी काम आ सकता है उस शख्स के। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में तालीम की बड़ी अहमियत है। इसी सिलसिले में अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर इत्तेफाक से आज उन शहीद दिन है। इंदिरा गांधी, हाँ, वफ़ात का दिन है। तो उनके लफ्ज़ों में एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस फ्रॉम द मिनट वी बॉर्न टिल वी डाई। आसान है उतना, ये मतलब जब इंसान पैदा होता है और सांस शुरू हो जाती है, तब से माँ उनको तालीम देना शुरू कर देती है, वो छोटे लाडले को। तब से लेकर आखिरी मोमेंट में डॉक्टर टीचर रहता है या कोई नर्स टीचर रहती है उस पेशेंट की, जब कोई आखिरी वक्त में है। तो कहने का मतलब तालीम किसी भी इंसान के अपने डेली लाइफ का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा हिस्सा है जिसको कभी अलग नहीं कर सकते। पैदा हुए जब से आखिरी वक्त तक तालीम का साथ ज़रूरी है। जी। और आप अगर इजाज़त दे तो और एक इंटरनेशनल हस्ती की नज़र में जर्मनी के एक बड़े लीडर हो चुके हैं, बर्क नाम से। उनका कहना है एजुकेशन इज़ द चीफ डिफेंस ऑफ ए नेशन। इसको थोड़ा सा बड़े अंदाज में देखना है, एक फैमिली के हिसाब से नहीं।
एजुकेशन का किसी मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। जी सर। तो उनका कहना है, उन पे गुजरी थी, वो हिसाब से उन्होंने एक कंक्लूजन लिया है कि अगर किसी मुल्क का हर इंसान तालीमी याफ्ता है तो वहाँ पर डिफेंस पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वहाँ पर और बजट स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं, एजुकेशन ही डिफेंस है। अच्छा। उनकी नज़र में किसी भी इंसान को अपने खुद की ज़िंदगी एक अच्छे ढंग से बिताने के लिए तालीम ही एक अच्छी तरह से एक हथियार बन सकता है। अच्छा जी सर, ये बताइए कि अभी हमारे माशरे के हिसाब से लोग लड़कों को ज़्यादा तालीम देते हैं अच्छा। और लड़कियों को कम देते हैं, तो क्या सच में लड़कियों को तालीम कम ही हासिल करनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। तालीम इंसान के लिए, चाहे वो लड़का रहो, लड़की रहो, मर्द रहो, औरत रहो, सबके लिए अहम है, सबके लिए ज़रूरी है। जी हाँ। क्योंकि ज़िंदगी का मकसद वैसे एक कामयाब ज़िंदगी रहती है। कौन शख्स चाहेगा कि मर्द की ज़िंदगी कामयाब रहे और औरत की ज़िंदगी नाकामयाब रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तालीम और कामयाबी ये दोनों एक साथ चलते हैं। जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि सेक्स के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या मर्द औरत के हिसाब से तालीम को नहीं तोलना चाहिए। तालीम सबकी ज़रूरत है, सबके लिए ज़रूरी है। आप थोड़ा सा हटके अगर बोलूँ, आपका दिल बहलाने के लिए न जाने कुछ लोग केरला से, बंगाल से जानवरों को तालीम देते हैं। अच्छा। और आप 40-50 रुपए खर्चा करके सर्कस के तौर पर आप एंजॉय करते हैं, जानवर आपका दिल बहलाते हैं। वो जानवर हैं, जो कुदरती तौर पर उसको करना है वो करता है, जो नहीं करना है उसको तालीम दी जाती है। जो नहीं करना है, आग का गोल राउंड लगा हुआ है, उसमें से एक छोटा सा कुत्ता जंप लेगा, तालीम दी जा रही है उसको। उसको रोटी मिल रही है उसके मालिक को, आपका दिल बहल रहा है, कुछ न कुछ अच्छा हो रहा है। तो तालीम से मतलब खाली इंसानी तौर पर ही नहीं, सबके लिए तालीम एक अहम चीज़ है, ऐसा समझ के चलिए आप। और मर्दों को और औरतों को तो जब बात निकलेगी तो अभी अभी 2011 का जो रायशुमारी है हिंदुस्तान की, पॉपुलेशन सेंसस जिसको कहते हैं, उसमें इंडिया का पोजीशन दूसरे मुल्कों के ये बदनिस्बत क्या बोलेंगे, कंपैरिजन में बदनिस्बत ऐसा है कि मर्दों में 75% लोग तालीमी याफ्ता है और औरतों में 53%। तो जब आज़ादी नहीं मिली थी, उस जब का पिक्चर अगर देखा जाए तो 100 में 60 लोग पढ़े लिखे रहते थे, 100 में 6 औरतें पढ़ी लिखी रहती थीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज़ाद हिंदुस्तान में काफ़ी तरक्की करते हुए हुकूमत ने मतलब एजुकेशन ऑफ फीमेल पर काफ़ी ध्यान देकर उसको बढ़ाया है और आजकल दोनों किस्म की तालीम दी जा रही है। तो मैं उसी पर आता हूँ कि ऐसा मर्द और औरत ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, तालीम सबके लिए अहम है। मैंने एक एग्जांपल देकर बताया आपको, जानवरों के लिए भी अहम है। जी बिल्कुल सर। हमारे माशरे में, हमारे आसपास के माहौल में लोगों ने के जहन में ये बात बनी हुई है, बैठी हुई है कि लड़कों को तालीम ज़्यादा देनी चाहिए और लड़कियों की तालीम कम ही रहनी चाहिए, और क्योंकि लड़कियों को तालीम ज़्यादा होने की वजह से नुकसान होगा, ऐसा कुछ लोगों का जहन बना हुआ है। तो ये जो लोगों का ख्याल है वो किस हद तक दुरुस्त है? ये ख्याल एक तरह से एक मिसकंसेप्शन कहूँगा मैं, गलत ख्याल है। जी बिल्कुल। हकीकत कुछ और है। मैं हकीकत के तौर पर अगर इस्लामी कल्चर की तारीख के हिसाब से अगर मैं एक 2-3 एग्जांपल्स आपको दे दूँ, साल 859 में 860 में इस्लामी तालीम के लिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी की इब्तिदा रखी गई। ये कौन रखी जानते हैं? जी हाँ, फातिमा अल फियरी नाम से एक औरत थी। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर थोड़ा सा जर्मनी में वगैरह तालीम की और फिर अरब में आकर अपने जैसे दूसरे औरतों के आला तालीम के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी कायम की वहाँ पर, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ अल खरैन। ये 9वीं सदी की बात बता रहा हूँ मैं। 12वीं 13वीं सदी में भी करीब
दमास्कस में 160 मस्जिदें, मदरसे ऐसे थे जिसमें खास तौर पे इंतजाम किया गया था बच्चों को पढ़ाने का, खवातीन को पढ़ाने का। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि औरतों के लिए तालीम अगर वैसे कमज़ोर थी, तो यूनिवर्सिटी के तौर पर जब बात आती है तो वह आला तालीम ही रहती है, हायर एजुकेशन ही रहता है। जब मदरसा लफ्ज़ का जिक्र आता है तो वो थोड़ा सा प्राइमरी लेवल का एजुकेशन या प्राइमरी तालीम से मतलब होता है। और इब्न अस्करी एक साहब थे, इस्लामी स्कॉलर, जिन्होंने टीचर की नौकरी करने वाली खवातीन के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज खोला 14वीं सदी में। अपन इंडिया वो हिसाब से ज़रा पीछे हैं। 14वीं सदी में हिंदुस्तान की तारीख के हिसाब से कहीं D.Ed B.Ed कॉलेज नहीं था, मगर फिर भी अरबस्तान में टीचरी काम करने वाले खवातीन के लिए एक ट्रेनिंग कॉलेज उन्होंने कायम किया था जिसका नाम था इब्न अस्करी। और आजकल जो ऑक्सफोर्ड सेंटर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ लंदन में एक साहब हैं मोहम्मद अकरम नडवी, उन्होंने एक बहुत ही खास तौर पर रिसर्च की है। अच्छा। उस रिसर्च में उन्होंने पूरे हदीसों के जरिए खवातीन से ताल्लुक़ रखने वाले हदीस अलग करते हुए उन पर एक किताब लिखी अलग से, उस पर उनको PhD मिल गई। तो करीब उन्होंने 8000 इस्लामी स्कॉलर खवातीन का जिक्र किया है उसमें। अच्छा। कि हुजूर के ज़माने में और उसके बाद भी कि करीब 8000 औरतें स्कॉलर का दर्जा रखती थी। तो अंदाज़ा लगाइए कि उनका मतलब मेंटल बेंट ऑफ माइंड, मतलब सोच का जो डिग्री है, लेवल है, क्या रहा होगा। स्कॉलर हम ऐसे इधर उधर यूज़ नहीं करते। अगर प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर है तो उसको हम स्कॉलर नहीं बोल सकते। स्कॉलर के माने होता है किसी खास सब्जेक्ट पर खास स्टडी करते हुए उसकी गहराइयों को समझकर इधर उधर से क्या उधर दिक्कत आ सकती है, उस पर क्या रास्ता अपनाया जा सकता है, ये फॉर ऑल ओवरऑल स्टडी करने वाले लोगों को अपन स्कॉलर कहेंगे। और ऐसे वो ज़माने में करीब 8000 खवातीन स्कॉलर्स थी। तो ये बात ये बताने के लिए बस है कि आजकल के ख़ास तौर पे मुस्लिम भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि लड़कियों को स्कॉलर बनाना सिखाइए आप। सिर्फ तालीम नहीं, उनको स्कॉलर बनाने की कोशिश कीजिए तो तालीम अपने आप आ जाएगी और आगे चलकर उनका कुछ मुकाम भी बन जाएगा। तो ये बात भी जहन से निकालिए कि लड़कियों के लिए ही तालीम ज़रूरी और लड़कों के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। इसके लिए मैं एक दो बात और बता सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल। लड़कियों के लिए तालीम की ख़ास तौर पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक रिसर्च में मैं जो भी बात कहूँगा, जो आप सबके सामने सामान्य के सामने जो बात की जा रही है, कुछ न कुछ उसका फैक्ट, कुछ न कुछ सच्चाई मेरे पास है, उसी बिना पर मैं बात करूँगा कुछ आंकड़ों की हवाले के साथ। हाँ, उसके हवाले से। तो ये देखा गया है दुनिया की ज़्यादातर मुल्कों में कि 50 अगर 100 लड़कियों ने दाखिला लिया है पहले जमात में, तो 5वीं क्लास आते आते आधी कट जाती हैं। जी हाँ सर। रह गई 50, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल करते करते उसमें से आधी कट जाती हैं। तो मतलब जिन्होंने दाखिला लिया उसे 100 में से SSC लेवल तक 25 ही आती हैं। तो इसको रोकने के लिए लड़कियों के तालीम पर ज़रा ध्यान देना ज़रूरी है। वही हालात हिंदुस्तान के भी है, यहाँ पर भी स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों का ज़रा ज़्यादा ही है वो हिसाब से अगर देखा जाए। और दूसरी रिसर्च ये भी बता रही है, अगर एक लड़की पहले जमात में दाखिला ले लिया, प्राइमरी स्कूल हो गई 4-5 साल तक, छठी साल 1 साल 6वीं क्लास अगर पढ़ लेती है, वही बच्ची अगर बाद में शादी हो जाए तो 6ठी क्लास के बजाय अगर 7वीं क्लास पढ़ती, 1 साल और लगाती, तो देखा यह गया कि उसके आमदनी में 15% इजाफा होता है। अच्छा। कहने का मतलब अगर कोई लड़की अपनी ज़िंदगी का 1 साल तालीम में लगाती है तो उसके ज़िंदगी में आगे चलकर 15% आमदनी में इजाफा है। आमदनी में इजाफा का मतलब उन्होंने जाकर मकान से बाहर जाकर कुछ नौकरी करे और आमदनी कमाए, ऐसी बात नहीं है। अगर वो घर बैठी भी हाउस वाइफ बनी है तो 15% खर्चे बचा देती है वो। अच्छा। वो खुद मैनेज कर लेती है। अच्छा। कई बातें, या नुकसान कम कर देती है, पढ़ी लिखी है इसलिए। अच्छा। वो जानती है अगर मार्केट में जाना है तो पढ़े लिखे रहने से अगर
टमाटर लिए जाए और आलू लिए जाए और प्याज लिए जाए तो वो जानती है कि आलू सबसे नीचे, प्याज बीच में और टमाटर सबसे ऊपर रखे तो घर तक टमाटर पहुंच सकते हैं, सब्जी बन सकती है। अगर अनपढ़ लड़की है तो टमाटर अच्छे लगे बोलकर सबसे पहले टमाटर लेगी, उसके ऊपर प्याज और आलू आने से टमाटर आधे फट जाएंगे। जी सर। तो तालीम याफ्ता लड़की और मतलब तालीम नहीं वाली लड़की, इसमें इतना फर्क थोड़ा सा आ सकता है। घर में वो बचत कर सकती है, घर में जो गैर जरूरी खर्चे हैं वहां वो तफावत कर सकती है। अच्छा सर। औरत अगर तालीम याफ्ता है तो सबसे पहले उसको खुद को फायदा है, उसके बाद अपने बच्चों को फायदा पहुंचाती है, तंदुरुस्ती रखने में, इसमें उसमें जो भी किताबें उनके सामने आती हैं वो पढ़ पढ़ कर, और उसके पूरे फैमिली को, ख़ानदान को सुधार लेती है। तो और खुदा न करे उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाता है तो ऐसे मोड़ पर भी क्या करना चाहिए वो कभी कभी पढ़कर वो सुनी भी रहती है वो, इसलिए ऐसे मोड़ पर भी वो टकराएगी नहीं, घबराएगी नहीं, बड़ी बैलेंस के साथ ऐसे अनफेवरेबल सिचुएशन को भी वो फेस करेगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर मर्द को तालीम दी जाए तो मर्द ही तालीम याफ्ता हो जाएगा, अगर उन्हीं के घर में औरत को तालीम दी जाए तो औरत तो हो ही जाएगी, पूरे खानदान को भी थोड़ा थोड़ा तालीम याफ्ता बनाएगी वो। बिल्कुल सर। वही हिसाब से लड़कियों की तालीम मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अहमियत रखती है। और आजकल के दौर में आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जी सर। हाँ, अजीम प्रेम जी साहब के एक इंटरव्यू में मैंने सुना है कि बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े ओहदों पर उनके ऑफिस में उनका जो ग्रुप है अजीम प्रेम जी ग्रुप, और आईटी सेक्टर में क्या नाम है, WC शुरू होता है, इन्फोसिस के जैसा ही, तो उन्होंने 60% लेडीज रखे हैं। अच्छा। बड़े बड़े ओहदे पर। अच्छा। पढ़ी लिखी सवाल ही नहीं है। तो उनका कहने का मतलब यह है कि पढ़ी लिखी औरत पढ़ी लिखी मर्द से बेहतर है इंडिया में, क्योंकि वो काम से भागती नहीं है, बहाने बनाती नहीं है, कम से कम लीव लेती है, और दूसरी बात नॉन करप्ट, करप्शन की प्रैक्टिस उसमें नहीं रहती, इरेगुलरिटीज करने की तरफ हिम्मत नहीं आती उनकी। अच्छा सर। हाँ, जो मर्दों में अक्सर ये देखा जाता है कि करप्ट प्रैक्टिस, इरेगुलरिटीज, टाइम की पाबंदी उतनी नहीं रहना, इसके वजह से कॉरपोरेट वर्ल्ड में कई लेडीज आजकल लीडिंग है, पेप्सी कोला की लेडी है इंडिया की, कई लेडीज हैं वो हिसाब से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर तालीम याफ्ता लड़की है तो उसका फ्यूचर बेटर है, और हर कदम पर कोई न कोई उसके लिए इंतजार कर रहा है, उनके लिए सर्विस ये बच्चे को देना है और उसके ज़रिए अपना कुछ रोजी रोटी या अपने फैमिली के लिए कुछ कमाई करनी है। मर्द औरत की बात आप कर रहे हैं, अगर ज़िंदगी को अगर एक छोटा सा 2 पहिया वाला एक 2 व्हीलर माना जाए बाइक, तो मैं कहूँगा मेरे खुद के तजुर्बे के तौर पर भी फ्रंट व्हील मर्द है और रेयर व्हील औरत है। जी। कभी भी किसी 2 व्हीलर को अच्छी तरह से कामयाबी के तौर से रफ्तार से ये करने के लिए जैसे पीछे व्हील का ज़्यादा अहमियत है, ज़्यादा अहमियत है, उसको देखभाल मेंटेनेंस वगैरह अच्छा करना पड़ता है, वही मैं आपको एक तरह से बताना चाह रहा हूँ कि मर्द और औरत में अगर आप देखना चाहें तालीम किसको कैसे देना, कि तालीम दोनों को दीजिए, औरत को ज़रा ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में, फैमिली में, एक ख़ानदान में उनका रोल बढ़कर है। इसलिए मैं रेयर व्हील उनको कहूँगा, पिछला पहिया कहूँगा, जो वज़न भी उठाता है और भागने में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर लेता है। सर, तालीम जो है हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के अलावा और ममालिक में जितनी तालीम हमारे हिंदुस्तान में हासिल की जाती है कि दूसरे ममालिक में इससे ज़्यादा लोग तालीम हासिल करते हैं, और यहाँ अहमियत ज़्यादा तालीम की है कि वहाँ पर ज़्यादा है? हाँ, ये सवाल 2 जवाब में देना पड़ेगा आपका जवाब। तालीम की अहमियत तो
जैसा शुरू में मैंने कहा, हर इंसान को है, पैदा होती ही है, चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा हो निज़ामाबाद में या इंग्लैंड में पैदा हो लंदन में, तालीम की अहमियत सभी को रहेगी। और ख़ास तौर पे औरतों की तालीम के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ें हर मुल्क में आती रही हैं, ये खाली हिंदुस्तान का हाल नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सिकंदर आज़म जिसको अपन कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, उनको किसी ने पूछा उनके दोस्त में कि भाई अपन पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए अपन जा रहे हैं, आज फ्रांस को क्या चाहिए? तो उन्हें बहुत हंसते हुए ईजी टेकिंग में जवाब दे दिया कि फ्रांस को कुछ नहीं चाहिए, खाली पढ़ी लिखी माँ चाहिए। यानी हर मकान में जो माँ बनने जा रही है लड़की, वो पढ़ी लिखी रखना, ये उन्होंने वसूल बनाया था जब उसी वक्त। अच्छा। तो इससे पता चलता है कि मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, कौन सी ममालिक बोलते हैं अपन? गैर ममालिक वेस्टर्न कंट्री जो है, फ्रांस उसका हिस्सा है। फ्रांस में भी पढ़ी लिखी औरतों का शॉर्टेज था। उस पीरियड में भी उन्होंने जोर देकर कहा कि अपन दुनिया को जीतने को निकलने से पहले अपने घर पे पढ़ी लिखी औरत रखेंगे तो इधर बेफिक्री हो जाएगी। कहने का मतलब यही था उनका। और ऐसे हर मुल्क में, इंग्लैंड में, अमेरिका में भी अभी ओबामा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके पहले भी जितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट उनके हो गए हैं, सब ने औरत को एक अलग जगह रखी है। अभी तो एक ही काम हमारा होना बाकी है कि अभी तक कोई लेडी प्रेसिडेंट नहीं बनी, तो हिलरी क्लिंटन उस कोशिश में है, तो वो बता देगी कि औरत का दर्जा मर्द के साथ हर जगह है। कहा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान दुनिया को आजकल पीछे से आगे से अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, और अमेरिका का सदर दुनिया का सदर माना जाता है एक हिसाब से। तो दुनिया का सदर औरत बनेगी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह, खुदा चाहे तो। कहने का मतलब ये है कि औरत और मर्द ऐसा कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में तकलीफ थोड़ी है, वैसे बाहर के मुल्क में भी थोड़ी तकलीफ है, लेकिन सबका फर्ज बनता है कि ऐसी तकलीफ को दूर करते हुए अपने बच्चों को स्कॉलर बनाने की कोशिश करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, स्कॉलर बनाने की कोशिश अगर किए तो तालीमी हफ्ता तो ज़रूर बनेगी, ग्रेजुएट तो ज़रूर बनेगी, अगर पीएचडी स्कॉलर न हो जाए। जैसे दूसरे लफ्ज़ों में जो थोड़ा सा लोग उस पार्ट से रखे हुए हैं, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की कोशिश करो तो कम से कम घर में कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शन कैसा देना है वो तो सीख जाएगा। डॉक्टर बनाने का ख्वाब देखिए, मगर कम से कम कंपाउंडर भी बना तो पा लिए, समझना, क्योंकि कंपाउंडर की भी अहमियत कम नहीं है। हाँ, ऐसे वक्त पर नर्स और कंपाउंडर डॉक्टर से भी कभी कभी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लड़कियों को स्कॉलर बनाने की कोशिश करो तो तालीमी हफ्ता अपने आप बन जाएगी। जहाँ तक हिंदुस्तान की बात करें, थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। मैं किसी एक तबके की बात नहीं करूँगा, हर जगह पर शादी होने के बाद उस बहू को तकलीफ़ें बढ़ रही हैं और अंजाम बुरे हो रहे हैं, सोच के आगे हो रहे हैं। एक केस तो ऐसा था, जज की बहू, हाईकोर्ट के जज हैं, जलाई गई। इस तरह से जिक्र करना भी मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छा नहीं है वो, लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि औरत को तालीम देकर उसके हाथ में कुछ ऐसा हथियार देना चाहिए तो ऐसे जो अंजाम कभी होते हैं उससे वो दूर हो जाए। वैसे अनवांटेड सिचुएशन जो आती है, जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं करे, वैसे हालात सामने आ जाते हैं। ऐसे हालात को वो अपने हिम्मत से माँ बाप की मदद न लिए बगैर, क्योंकि माँ बाप तो कब तक साथ देंगे, तो अपने पैर से अपने अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी संवारे। ये संवारने के लिए तालीम से बढ़कर कोई हथियार उतना ताकतवर नहीं है। हाँ, वही हिसाब से। और सिचुएशन उतना मतलब ये सोचने जैसे नहीं है। 2011 के रायशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान में अगर तालीम का जो लिटरेसी रेट कहेंगे अपन, लिटरेसी रेट के माने ये हो जाते हैं 7 साल से ऊपर वाले मर्द औरत, उनका सर्वे करने के बाद
100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ है, वो देखा जाता है। तो ये पढ़े लिखे लोगों का लिटरेसी रेट है। तो अगर मैं कहूँ एवरेज 100 हिंदुस्तानियों में 75 मर्द पढ़े लिखे हैं और 52-53 औरतें पढ़ी लिखी हैं। अच्छा है एवरेज। लेकिन मैं कदर करूंगा उस सेक्ट की, जैन एक कम्युनिटी है अपने में। जैन कम्युनिटी में 100 में से 97 लोग पढ़े लिखे हैं और 100 में से 90 औरतें पढ़ी लिखी हैं। 90 हाईएस्ट रेट इन इंडिया। और सबसे थोड़ा सा लो रेट इस्लाम में चल रहा है। 75 मर्दों का है मगर इस्लाम में 65 है। एवरेज जो हिंदुस्तान का है उससे भी काफ़ी कम है नीचे। मर्द ही पढ़े लिखे नहीं है तो औरतों की तो दूर ही रही बात। औरतों का 53 कुछ परसेंटेज है मगर इधर 50 को भी छूना ज़रा मुश्किल है उनको। अच्छा। तो कहने का मतलब आखिर में अपन ये कह सकते हैं कि आज ये जो क्या प्रोग्राम का नाम बताया आपने? खास मुलाकात। हाँ, खास मुलाकात में मुझे जो बुलाया गया, मैं खाली 1 सेकंड में ये कहूँगा कि आप मर्द औरत दोनों को पढ़ाने की कोशिश करो। औरतों को ज़रा ज़्यादा ध्यान से पढ़ाने की कोशिश करो क्योंकि उनको दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। जी सर। उनको ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए मेरी अपील है और मैं दुआ करता हूँ कि मर्द औरत सबके लिए तालीम अहम, औरतों के लिए ज़रा खास तवज्जो देकर तालीम देने की कोशिश करें। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, शेख सर से हमें काफ़ी मुफीद बातें मालूम हुई हैं। सर का यही कहना है, सर का बहुत ही कीमती मशवरा यही है कि लड़कियों की तालीम बहुत अहमियत रखती है और औरतों की तालीम ना सिर्फ घर में सुधार पैदा करती है बल्कि माशरे में भी काफ़ी सुधार हो सकता है। और मैं इसके लिए सर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमारे नाज़रीन को बहुत ही कीमती बातों से नवाजे हैं। इसके लिए मैं बेहद ममनून हूँ आपकी। और मैं भी रोशनी टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि ऐसे अहम मसले पर बात करने के लिए मुझे चुना निज़ामाबाद शहर से। और मुझे कुछ बात करने का, मेरे लिए स्टूडियो के सामने, कैमरे के सामने आने का पहला मौका है। कोशिश करूँगा ऐसी किसी और समाज से रिलेटेड या और कोई बातों पर मैं दोबारा। शुक्रिया। इंशाअल्लाह नाज़रीन किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।